बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अदील महबूब और आज हम एल्गोरिथम की मिसाल नंबर 8 और मिसाल नंबर 9 पढ़ेंगे। इसके अलावा आपकी किताब में एक सरगर्मी है जिसका ताल्लुक़ एल्गोरिथम की मिसाल नंबर 9 के साथ है, सरगर्मी नंबर 1.9, वो भी हम साथ ही करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात, जैसे कि आपको पता है कि हम एल्गोरिथम की मिसालें कर रहे हैं और इन मिसालों में हमारे पास जो मिसाल नंबर 8 है और मिसाल नंबर 9 है, ये आज हमने करनी है। मिसाल नंबर 8 और मिसाल नंबर 9 ये दो आखिरी एल्गोरिथम हैं आपकी किताब के मुताबिक, लेकिन इन एल्गोरिथम के ख़त्म होने के बाद एक सरगर्मी भी मौजूद है, सरगर्मी नंबर 1.9, वो भी आज ही हम कर लेंगे क्योंकि उस सरगर्मी का ताल्लुक़ इस एल्गोरिथम के साथ है। तो उस सरगर्मी को समझने के लिए आपको इस एल्गोरिथम की अच्छी तरह से समझ आनी चाहिए, इसलिए आपने बड़े गौर से आज के इस लेक्चर को समझना है। सबसे पहले हम मिसाल नंबर 8 की बात करते हैं। मिसाल नंबर 8 में जो काम हो रहा है, जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिस मसले का हल हमने यहाँ पर लिखा हुआ एल्गोरिथम की शक्ल में, ये मसला हमने फ़्लो चार्ट की शक्ल में भी हल किया था, लेकिन उसमें इसका आधा हिस्सा था। आज जो हम ये करने लगे इसमें इसके 2 हिस्से हैं। तो देखते हैं कि ये क्या है। इसका सवाल ये है कि दर्जा हरारत को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में तब्दील करें। यानी आपको पता है कि जो दर्जा हरारत होता है उसकी इकाई होती है एक फ़ारेनहाइट और दूसरी इकाई होती है उसकी सेल्सियस। तो एक इकाई से दूसरी इकाई में आपने उस दर्जा हरारत को तब्दील करना है। आपने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में तब्दील करना होता है। ये आपके पास सवाल है और इसका आपने एल्गोरिथम भी बनाना है। इसके लिए आपने सबसे पहले इसका आगाज़ किया, ये आपका मरहला नंबर 1 है। मरहला नंबर 1 में आपने जब इसका आगाज़ कर दिया हमेशा की तरह, अब सवाल को देखें। सवाल के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में तब्दील करना और दूसरा हिस्सा है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में तब्दील करना। ये इसके 2 हिस्से हैं। हमने क्या करना है कि पहले हम दर्जा हरारत लेंगे किसमें, सेल्सियस स्केल में, और उसको फिर तब्दील करेंगे फ़ारेनहाइट में। उसके बाद फिर हम फ़ारेनहाइट में दर्जा हरारत लेंगे फ़ारेनहाइट की इकाई में और उसको सेल्सियस में तब्दील करेंगे। ये दोनों जो हम इनपुट लेंगे वो अपने सारिफ से यानी यूज़र से लेंगे। तो पहला जो इसका हिस्सा है वो क्या है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस की जो इकाई में हम दर्जा हरारत ले रहे हैं, ये कीमत हमें कौन देगा, यूज़र देगा, सारिफ देगा। तो उसके लिए आपको पता है कि हमेशा हम मरहला नंबर 2 में क्या काम करते हैं कि सारिफ से इनपुट लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सारिफ से सेल्सियस स्केल में दर्जा हरारत इनपुट के तौर पर लें। सारिफ से आपने सेल्सियस स्केल में दर्जा हरारत लेना है और दर्जा हरारत लेने के बाद आपने उसको तब्दील करना है दूसरी इकाई में जो कि हमारे पास फ़ारेनहाइट है। तो सारिफ से सेल्सियस स्केल में दर्जा हरारत इनपुट के तौर पर ले, इसका मतलब है हमने उससे इनपुट के तौर पे सेल्सियस में दर्जा हरारत ले लिया। यहाँ पर इनपुट हो गई। अब मरहला नंबर 3 आता है हमारे पास, जिसमें हमने क्या किया कि फ़ारेनहाइट को, ये यहाँ पर एक फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए इसके बराबर शुमार करें। फ़ारेनहाइट को ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए शुमार कर लें, यानी फ़ारेनहाइट को इस फार्मूला के बराबर रख लें। फार्मूला से मुराद जो कुलिया होता है। तो आपको ये आना चाहिए कि किस तरह से हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में तब्दील करते हैं। तो आपको ये कुलिया याद होना चाहिए कि हम फ़ारेनहाइट का जो स्केल है उसको अगर सेल्सियस में तब्दील करना चाहते हैं तो उसका कुलिया क्या है, और अगर हम सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट स्केल में तब्दील करना चाहते हैं तो उसका कुलिया यानी फार्मूला क्या है। इसके लिए आपके पास जो फार्मूला होता है जो हमने सेल्सियस से तब्दील करना है फ़ारेनहाइट में, जो हमारे पास पहला हिस्सा है इसका, तो सेल्सियस की कीमत हमने सारिफ से ले ली। अब हमारे पास जो कुलिया है वो क्या है कि 9 ज़रब सेल्सियस, सेल्सियस की कीमत जो हमने सारिफ से ली है, सारिफ ने हमें दी है, 9 को उससे ज़रब करना है, उसको तकसीम करना है 5 से और उसमें जमा कर देना है 32। जो जवाब आएगा वो हमारे पास क्या होगा, वो भी हमारे पास टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत होगा, जिसे अंग्रेज़ी में टेम्परेचर कहते हैं, लेकिन वो किस स्केल यानी किस इकाई में होगा, फ़ारेनहाइट में होगा। तो हमने फ़ारेनहाइट को इसके बराबर तसव्वुर कर लिया,
इसके बराबर शुमार कर लिया। ये करने के बाद उसके बाद हमारे पास मरहला नंबर 4 है। मरहला नंबर 4 में हमने क्या करना है, अब हमने ये पहला काम कर लिया, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट की इकाई में तब्दील कर लिया और फ़ारेनहाइट को अब हमने आउटपुट में यानी स्क्रीन पर दिखा देना है। तो यहाँ पर लिखा फ़ारेनहाइट को स्क्रीन पर दिखाएं, फ़ारेनहाइट को स्क्रीन पर दिखाएं। ये एक हिस्सा हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने फ़ारेनहाइट की कीमत लेनी है सारिफ से और उसको तब्दील करना है सेल्सियस में। तो अब क्या करेंगे कि सारिफ से दर्जा हरारत फ़ारेनहाइट स्केल में इनपुट के तौर पर लें। अब हमने फ़ारेनहाइट में जो हमारा सारिफ है उससे दर्जा हरारत ले लिया और इस स्केल को हमने तब्दील करना है किसमें, सेल्सियस में। तो ये हमारे पास मरहला नंबर 5 है। उसके बाद आता है मरहला नंबर 6 और इसमें क्या है कि सेल्सियस को, अब इसका जो कुलिया है, इसका जो फार्मूला है वो ये है कि आपने क्या करना है कि फ़ारेनहाइट में जो आपके पास दर्जा हरारत है उसकी कीमत में से 32 जो है उसको हमने तफरीक कर देना है। तो फ़ारेनहाइट -32, इसको ज़रब करना है आपने 5 तक़सीम 9 से, यानी 5 को अगर आप तकसीम करें 9 से तो जो जवाब आएगा उसको ज़रब करना है इसके साथ, किसके साथ, फ़ारेनहाइट में से 32 को हमने मनफी कर देना है। इस तरह से जो जवाब आएगा वो हमारे पास दर्जा हरारत होगा किसमें, सेल्सियस में। तो सेल्सियस को इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए शुमार करें। तो सेल्सियस को इस फार्मूला के बराबर हमने शुमार किया असल में, और बुनियादी तौर पर यहाँ से जो हमें जवाब मिलेगा वो असल में दर्जा हरारत होगा सेल्सियस में। और उसके बाद हमने जब सेल्सियस में दर्जा हरारत निकाल लिया तो मरहला नंबर 7 में हमने सेल्सियस को अब स्क्रीन पर दिखाकर मरहला नंबर 8 में इसको इख्तितामिया करके ख़त्म कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें काम वही हो रहा है जो हमने फ़्लो चार्ट में किया था। फ़र्क ये है कि उसमें हमने इसका एक हिस्सा किया था, उसमें हमने फ़ारेनहाइट में तब्दील किया था सेल्सियस से लेके, यानी उसमें इतना हमने काम किया था मरहला नंबर 4 तक। लेकिन इस एल्गोरिथम में उसने 2 काम कहे करने के लिए। उसने कहा है कि आप फ़ारेनहाइट को भी सेल्सियस में तब्दील करें, तो काम सारा वैसे ही है, बस उसका कुलिया आपने याद रखना है और आपने सारिफ से फ़ारेनहाइट में भी कीमत ले लेनी है। दर्जा हरारत आपने फ़ारेनहाइट स्केल में लेकर काम करना है। तो यहाँ पर जो मरहला नंबर 4 है, यहाँ तक क्या हुआ कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में तब्दील हुआ, और मरहला नंबर 5 से लेकर 7 तक आपके पास जो दर्जा हरारत है फ़ारेनहाइट वो तब्दील हुआ सेल्सियस के अंदर। अगर आप इसको अंग्रेज़ी में देखेंगे तो किस तरह से होगा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने इसको स्टार्ट लिखना है स्टेप 1 में, अंग्रेज़ी में बता रहा हूँ ना। तो उसके बाद स्टेप 2 में आपने इनपुट करना है क्या, टेम्परेचर, इनपुट टेम्परेचर सेल्सियस, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है तो सेल्सियस में इनपुट ले ली। उसके बाद सेट फ़ारेनहाइट टू, सेट लिखेंगे ना, सेट फ़ारेनहाइट टू, आगे ये वाला फार्मूला लगा हुआ है। उसके बाद आउटपुट फ़ारेनहाइट। फिर स्टेप नंबर 5 यहाँ पर है, जैसे मरहला नंबर 5 है, इसमें इनपुट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट। और उसके बाद हमने क्या करना है कि सेट सेल्सियस टू, सेल्सियस को किसके बराबर रखा, इसके बराबर सेट कर दिया, और हमारे पास जो सेल्सियस में जवाब आ गया तो हमने क्या कर दिया, आउटपुट सेल्सियस, और उसके बाद स्टॉप, जैसे यहाँ पर इख्तितामिया तो अंग्रेज़ी में स्टॉप। तो उम्मीद है कि ये जो हमने यहाँ पर एल्गोरिथम किया इसकी अंग्रेज़ी भी आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं मिसाल नंबर 9 की तरफ। मिसाल नंबर 9 सबसे ज़्यादा अहम है इस हवाले से कि आपको ये आसानी से समझ नहीं आएगी, इसको आप ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे और फिर आपको इसकी समझ आएगी। यहाँ तक ये जो हमने मिसाल की है ये सादा मिसाल है, इसके अंदर कोई शर्त नहीं है, इसके अंदर कोई दोहराई का अमल नहीं है, लेकिन इसके अंदर दोहराई का अमल भी है, इसके अंदर शर्तें भी लगी हुई हैं 2, तो इसको ज़रा समझना है, ये थोड़ा सा पेचीदा है। आखिरी एल्गोरिथम है और इससे मुतल्लिक हमने एक सरगर्मी भी करनी है, सरगर्मी नंबर 1.9, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो इसकी समझ आएगी तो उसकी भी समझ आ जाएगी। सबसे पहले इसको समझते हैं कि इसका सवाल क्या है, हमारे पास जो मसला है वो क्या है जिसको हमने हल करना है। मसला ये है कि नंबर n1 से लेकर, n1 से मुराद n1 से लेकर n2 के दरमियान जुफ्त आदाद मालूम करें। जुफ्त आदाद हमने मालूम करने हैं जबकि n2 नंबर n1 से बड़ा है, जो n2 है वो n1 से बड़ा है। इसका मतलब ये है कि आपके पास पहला नंबर जो होगा वो छोटा होगा और दूसरा नंबर जो होगा वो बड़ा नंबर होगा।
इसमें अब जुफ्त आदाद होते कौन से हैं वो देख लें। जुफ्त आदाद आपको पता है कि वो आदाद जो 2 पर मुकम्मल तौर पे तकसीम हो जाते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और इसी तरह से बाकी। तो इसमें मरहला नंबर 1 में सबसे पहले हमने इसका आगाज़ किया और आगाज़ करने के बाद मरहला नंबर 2 में हमने क्या किया, नंबर n1 और n2 सारिफ से इनपुट के तौर पर ले। हमेशा की तरह हमने दूसरे मरहले में इनपुट ले ली और उसने कहा है कि पहला नंबर छोटा और दूसरा नंबर बड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ उसने लिखा है कि जबकि n2 जो है, n2 नंबर n1 से बड़ा है, आपने 2 नंबर लेने हैं, 2 आदाद लेने हैं और इनके दरमियान जितने जुफ्त आदाद हैं वो बताने। तो फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास एक नंबर है 5 और आपके पास दूसरा नंबर है 19। तो 5 से लेकर 19 तक आपके पास इस दरमियान में जितने भी आपके जुफ्त आदाद होंगे आपने उनको मालूम करना है, वो दिखाने हैं स्क्रीन के ऊपर। तो जाहिर सी बात है कि ये जो पहला अदद है और जो दूसरा अदद है, इनमें क्या फ़र्क है कि पहला अदद छोटा है और दूसरा नंबर जो दूसरा नंबर है या दूसरा अदद है वो बड़ा है। तो पहला अदद जो है ये n1 है और दूसरा अदद जो है वो n2 है। तो n1 जो है ये छोटा है n2 से, तो वही इसने लिखा है कि जबकि n2 नंबर n1 से बड़ा है, ये बड़ा नंबर। तो अब हम आगाज़ करने के बाद मरहला 2 में इनपुट ले लेते हैं उससे, और इनपुट लेने के बाद यहाँ पर हमारा जो काम है वो शुरू हो रहा है। और काम क्या है कि अगर n1 नंबर n2 से छोटा या इसके बराबर है तो, क्योंकि शर्त उसने हमें सवाल में बताई है, उसने कहा है कि जो n1 है वो छोटा होना चाहिए या इसके बराबर हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा, इस नंबर का इससे बड़ा होना ये गलत है। तो वो कहता है कि n2 जो है वो बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए हमने कहा कि n1 जो है, अगर n1 नंबर n2 से छोटा या इसके बराबर है तो ये काम करना है। कौन सा काम? जो यहाँ मरहला नंबर 4 से शुरू हो रहा है और यहाँ पर मरहला नंबर 6 पे ख़त्म हो रहा है, ये निशान लगा दिए मैंने। यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला काम तब होना है, यानी मरहला नंबर 4, 5, 6, ये 3 मरहले तब चलने हैं जब ये वाली जो शर्त है ये पूरी होगी। शर्त क्या है कि n1 जो है वो n2 से छोटा या उसके बराबर है, तो फिर क्या करना है, फिर ये करना है। अगर ये वाली शर्त गलत है तो फिर ये 3 मराहिल नहीं चलेंगे, वो इसके बाद बराह रास्त इधर आ जाएगा और मरहला नंबर 7 पे इख्तितामी हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि n1 नंबर n2 से छोटा या इसके बराबर है। अगर ये छोटा या इसके बराबर है तो फिर मरहला नंबर 4 पे आ जाओ। और मरहला नंबर 4 पे क्या हो रहा है, मरहला नंबर 4 पे एक और शर्त लगी है कि अगर n1 का 2 से हासिल बाकी जिसे मोड कहते हैं, अगर n1 का 2 से हासिल बाकी 0 हो तो फिर क्या करो, n1 को स्क्रीन पर दिखा दो। याद रखें, जब आप मोड लेते हैं किसी भी अदद का 2 से, तो उसका हासिल बाकी 0 तब आता है जब वो 2 से मुकम्मल तौर पे तकसीम हो गया है। अगर वो 2 से मुकम्मल तौर पे तकसीम नहीं होता तो उसका हासिल बाकी 2 नहीं आता, उसका हासिल बाकी कोई और नंबर आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। तो अगर 1 आ गया तो फिर तो वो ताक अदद है। जुफ्त वो हैं जो कि 2 में मुकम्मल तकसीम होते हैं। अगर वो 2 में मुकम्मल तकसीम हो गया तो फिर वो क्या है, इवन, जो अंग्रेज़ी में इवन कहते हैं और उर्दू में इसको जुफ्त कहते हैं। तो जुफ्त आदाद 0 पे मुकम्मल तौर पे तकसीम होते हैं। तो वही उसने कहा है कि अगर n1 का 2 से हासिल बाकी 0 है तो फिर इसका मतलब जुफ्त है। तो फिर n1 को स्क्रीन पर दिखा दो। फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास 10 है और 10 को हम तकसीम कर रहे हैं 2 से, और तकसीम करने के बाद जो हासिल बाकी है वो हमने देखना है, यानी मोड हम ले रहे हैं ना। तो इसको तकसीम करके देख लेते हैं। 2 को अगर हम 5 से ज़रब दें तो 10 आता है और पीछे क्या बच गया, हासिल बाकी 0। ये हासिल बाकी है 0। तो हासिल बाकी अगर 0 है इसका मतलब मुकम्मल तौर पे वो तकसीम हो गया। और अगर मुकम्मल तौर पे 2 से कोई नंबर तकसीम होता है इसका मतलब वो क्या है, जुफ्त है। ये जुफ्त है ना, 10 जितने भी जुफ्त आदाद हैं वो 2 से मुकम्मल तौर पे तकसीम हो जाएंगे। तो वो कहता है अगर ऐसा है तो n1 को स्क्रीन पर दिखाओ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये वाला काम नहीं होगा, क्योंकि तो के आगे जो लिखा हुआ है वो तब होना है जब ये शर्त पूरी होती है। जैसे यहाँ पर है, ये शर्त अगर पूरी होती है तो फिर ये मरहला नंबर 4 से 6 तक आएगा। ये जो ब्रैकेट आपको नज़र आ रही है लगाने का मकसद ही है। तो अगर ऐसा है तो स्क्रीन पर दिखा दो, वरना ना दिखाओ, क्योंकि फिर वो क्या होगा, ताक होगा। तो ताक नहीं हमने देखना।
मरहला नंबर 5 आता है हमारे पास, और मरहला नंबर 5 में क्या है कि n1 नंबर में 1 का इजाफा कर दें। अब उस नंबर में 1 का इजाफा किया, और मरहला नंबर 6 में क्या हो रहा है, मरहला नंबर 3 पर वापस जाएं, यहाँ से मरहला नंबर 3 पे दोबारा आ गया। फिर उसने देखा, चेक किया, शर्त को देखा कि क्या n1 जो है n2 से छोटा है, अगर है तो फिर आओ दोबारा, और अब n1 की जो कीमत है उसमें इजाफा हो चुका है। फ़र्ज़ करते हैं कि पहले 5 थी, अब 6 हो गई, तो अब दोबारा उसे देखो कि क्या n1 जो है वो 2 से हासिल है, बाकी उसका सिफर है, अगर है तो फिर दिखा दो, वरना ना दिखाओ। इस तरह एक एक का इजाफा होता जाएगा, हर अदद जो है वो 2 से तकसीम होके चेक होता जाएगा। अगर वो तकसीम होता है तो स्क्रीन पर दिखाई दे देगा, अगर नहीं होता स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा। तो वही स्क्रीन पर दिखाई देंगे जो क्या होंगे, जुफ्त होंगे। और ये कब तक चलेगा, ये दोहराई का अमल, ये दोहराई का अमल ये चलता जाएगा जब तक ये वाली जो शर्त है ये गलत नहीं होती। और ये शर्त कब गलत होगी, जब हमारे पास जो n2 है ये n1 से बड़ा नहीं रहेगा, यानी n1 जो है वो इस तक पहुंच जाएगा, n1 इजाफा होता जाएगा, वो इससे बढ़ जाएगा। जब इससे बढ़ जाएगा, ये बड़ा नहीं रहेगा, ये छोटा हो जाएगा, तो उधर ही शर्त ख़त्म हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि इससे आगे तो हमने चेक करने नहीं है, यहाँ तक चेक करने थे। तो ये बढ़ता यहाँ तक आएगा, यहाँ तक तो हमने करना, इससे आगे जाएगा फिर ख़त्म हो जाएगा। तो ये था आपका एल्गोरिथम मिसाल नंबर 9 में। अब उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब इसकी सरगर्मी देखते हैं। आपको सरगर्मी नज़र आ रही है, इसमें उसने क्या पूछा हुआ आपसे, सरगर्मी नंबर 1.9। इसमें वो कहता है कि सेक्शन 1.3.4 में जो आपने मिसाल की है एल्गोरिथम की, मिसाल नंबर 9, यानी इसकी बात कर रहा है वो कहता है इसको देखें, और ये जो आपको यहाँ पर एल्गोरिथम उसने बनाकर दिया है मुदरजज़ील एल्गोरिथम को देखें। वो कहता है कि इस एल्गोरिथम को इस एल्गोरिथम के साथ मुआजना करें, इनका आपस में मुआजना क्या करें। वो कहता है कि ये बात काबिल गौर है कि दोनों एक ही मसले का हल हैं। उसमें भी हम यही कर रहे हैं जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इसमें भी हमने यही किया, दोनों का काम एक ही है, दोनों का जवाब एक ही आ रहा है, दोनों एक ही मसले का हल है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक मसले को हल करने के बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 एल्गोरिथम हम देख रहे हैं, एक हमने ये देखा और एक उसने यहाँ बनाया हुआ। वो कहते हैं इन दोनों का आपस में मुआवजा करो और देखो कि किस में नंबर ऑफ स्टेप्स कम है, यानी किस में मराहिल की तादाद कम है। तो जिसमें मराहिल की तादाद होगी, जाहिर सी बात है वो बेहतर है। और वो कहता है कि आप n1 और n2 को कीमत देकर भी चेक करें कि कौन सा जो है वो ज़्यादा बेहतर है, किस में मराहिल कम है। अब समझिएगा ज़रा, ये मैं समझाता हूँ, इस सरगर्मी का जो जवाब है वो आपको बताता हूँ कि कौन सा एल्गोरिथम ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हमने बेहतर को नहीं बल्कि बेहतरीन को देखना होता है, तो इन दोनों में जो बेहतरीन है हमने उसको देखना है, हमने उसी को इस्तेमाल भी करना है फिर। क्योंकि आपको पता है कि एक मसले को हल करने के बहुत सारे उसके सलूशन होते हैं, उसमें से हम उसी के ऊपर अमल करते हैं जो ज़्यादा बेहतरीन होता है। अब वैसे तो अगर हम देखें कि इसमें भी 7 मराहिल हैं, इसमें भी 7 मराहिल हैं, लेकिन ऐसे नहीं देखना, आप इनको कीमतें देकर चेक करो, फिर पता चलेगा कौन सा ज़्यादा बार चल रहा है, कौन सा ज़्यादा नहीं चल रहा। तो जिसके अंदर कम मराहिल होंगे, कम दोहराई होगी, उसको हम कहेंगे ये ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें क्या हो रहा है और उसमें क्या हो रहा है, इसको समझिएगा ज़रा। इसमें हम एक एक का इजाफा करते जा रहे हैं, एक एक का इजाफा करें, एक का इजाफा, फिर दूसरे का इजाफा, तीसरे का इजाफा, यानी पहले हम 5 को देख रहे हैं कि ये जुफ्त है या ताक है, जुफ्त है तो दिखा रहे हैं वरना नहीं दिखा रहे। फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इनमें सबको चेक कर रहे हैं, सब के ऊपर बार बार जो शर्त है उसको चेक किया जा रहा है, 2 से हासिल बाकी चेक करके कि सिफर आता है कि नहीं आता। तो इसमें 6 नज़र आएगा, उसके बाद 8 आएगा, 10 आएगा, 12, 14, फिर 16, 18 तक आएगा। क्योंकि दरमियान में ताक हैं वो नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जो ताक हैं वो बार बार शर्त से गुजर रहे हैं इसके अंदर। लेकिन उसमें क्या है जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, उसमें वही काम हुआ है जो हमने फ़्लो चार्ट बनाया था इसका। आपने आखिरी फ़्लो चार्ट देखा, उसमें भी ये काम हुआ था। उसमें क्या है, इसमें काम ये हो रहा है कि सबसे पहले ही चेक कर लिया कि पहला जो अदद है वो जुफ्त है या ताक है। अगर पहला ही अदद जुफ्त है तो उसमें हर बार 2 का इजाफा करते जाएंगे, दरमियान वाले ताक वैसे ही निकल जाएंगे
क्योंकि जितने भी जुफ्त आदाद होते हैं उनमें 2 का इजाफा करी जाए तो वो सारे जुफ्त ही आएंगे। यानी 2 है उसमें 2 का इजाफा करें 4, 4 में 2 का इजाफा करें 6, 6 में 2 का इजाफा करें 8, ये सारे जुफ्त निकलेंगे। तो उसने पहले ही देख लिया, उसने कहा अगर जुफ्त है तो फिर 2 का इजाफा करते जाओ और स्क्रीन पर दिखाते जाओ, क्योंकि अब बार बार शर्त लगाने की ज़रूरत नहीं है, पहले शर्त लगा के देख लिया और 2 का इजाफा करके दिखाते जाना। बस ये देखना है कि ये n 2 से बड़ा तो नहीं हो गया, जैसे ही n 2 से बड़ा होगा रुक जाएंगे। और अगर शुरू में ही देख लिया कि पहला जो अदद है यानी n1 वो ताक है, उसमें 1 का इजाफा कर देंगे। ताक नंबर में, ताक अदद में 1 का इजाफा करें तो वो जुफ्त बन जाता है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक ताक अदद है 5, उसमें 1 का इजाफा करें तो ये क्या बन जाएगा 6, तो ये तो जुफ्त है, ये क्या बन गया, जुफ्त बन गया। अब इसके अंदर 2 का इजाफा करते जाएं और ये फिर सारे जुफ्त दिखाएगा। तो मराहिल किसके अंदर कम है और आसान कौन सा हमें लग रहा है, ये वाला जो हमें इसने सरगर्मी में दिखाया हुआ है। क्योंकि इसमें शुरू में ही हमने देख लेना है कि अदद कौन सा है, जुफ्त है या ताक है। उसको अगर ताक है तो जुफ्त बना देना, अगर पहले ही जुफ्त है तो 2 का इजाफा करते जाएंगे और स्क्रीन पर दिखाते चले जाएंगे, बार बार उसे शर्त में से नहीं गुजारना। तो दरमियान में जो ताक हैं वो वैसे ही छूट जाएंगे, उनके ऊपर कोई शर्त ही नहीं लगेगी। यहाँ पे एक एक की शर्त लग रही है बार 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 बार, इसमें दुराई का अमल भी ज़्यादा है। दिखने में मराहिल एक जितने, लेकिन जब इनको कीमत दे के चेक की हमने तो हमें पता चला कि मराहिल किस में कम है, ये जो हमारे पास सरगर्मी है इस वाले एल्गोरिथम में। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो जैसे कि आपने देखा हमने 2 एल्गोरिथम किए और इनको हमने समझा, जिसमें एल्गोरिथम 9 में आपने देखा कि इसमें हमने शराइत भी लगाई हुई थी और हमने इसमें कुछ स्टेटमेंट को दोहराया भी। इसके अलावा हमने जो सरगर्मी नंबर 1.9 की उसमें हमने एक एल्गोरिथम और देखा और उसका मुआजना किया मिसाल नंबर 9 के साथ। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।